हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, यह चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इस चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स है? इकोसिस्टम रिव्यू, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इसके सब टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज हम इकोसिस्टम रिव्यू, ये पहला सब टॉपिक देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल मतलब चलिए रिकॉल करते, कुछ चीजें याद करते फिर से जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। आप लोगों को याद होगा, चलिए देखते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। अभी हमें इकोसिस्टम मतलब क्या और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन थे ये मालूम होना चाहिए। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं हम? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस अमॉन्ग ईच अदर फॉर्म्स इकोसिस्टम। इसका मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, वो और उनकी जो इंटरैक्शन, उनका जो परस्पर संबंध है, इन सबको मिला के क्या बनती है? इकोसिस्टम यानी परिसंस्था। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंपोनेंट्स कौन से इकोसिस्टम के? वही बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक मतलब जैविक, जिनमें जीव होता है। जीव मतलब जान होती है, जिनमें लाइफ होती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी अबायोटिक मतलब अजैविक, जिनमें जीव नहीं होता, जैसे कि सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये क्या हुए? अबायोटिक कंपोनेंट्स। विच आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। अभी कंज्यूमर्स के टाइप्स आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड में आपको ये भी हो चुका है। कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के टाइप हुए। और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं? वो फूड चेन में कौन सी ट्रॉपिक लेवल पे है, उसके आधार पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते, या वो प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे या टर्शियरी होंगे, वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे है उससे डिसाइड करते हैं। अभी ट्रॉपिक लेवल क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और वैसे भी आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। अभी फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस। फूड चेन मतलब अन्न साखड़ी, फूड वेब मतलब अन्न जाड़े। फूड चेन क्या होती है? हम बोल सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ फीडिंग इंटरैक्शन इन द इकोसिस्टम इज नथिंग बट फूड चेन। मतलब जो फीडिंग इंटरैक्शन का सीक्वेंस होता है, कौन किसकी खाएगा, कौन किसका भक्षण करेगा, कौन किसका आहार है, इसका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो क्या होता है? फूड चेन। और जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती है तो क्या बनता है? फूड वेब, अन्न जाड़े। आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है फूड चेन। यहाँ पे ग्रास है जो सन से एनर्जी ले रहा है और अपना फूड खुद बनाता है, वो प्रोड्यूसर है। प्लांट का एक पार्ट है, वो प्लांट का ही टाइप है, ग्रास। अभी प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास ऑपर, जो कि ग्रास के ऊपर फीड करता है, ग्रास को खाता है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, जो कि ग्रास ऑपर के ऊपर फीड करता है। उसके बाद स्नेक, टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि फ्रॉग के ऊपर फीड करता है। अभी ये जो क्या है? एपेक्स कंज्यूमर यानी उच्चतम भक्षक, ये क्या है? स्नेक के ऊपर फीड करता है। हॉक है, हॉक HAWK मतलब बहिरी ससाना। अभी आप यहाँ पे ईगल भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि स्नेक को खाता है। और सबसे आगे क्या आते हैं? फिर सबसे लास्ट में डिकम्पोजर्स यानी विघटक, जो कि फंगाई, बैक्टीरिया होते हैं। अभी इस फूड चेन से आपको पता चल गया होगा, ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ये सारी की सारी इससे क्या बन गई? फूड चेन। अभी ऐसी बहुत सारी फूड चेन अगर हम इंटरकनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फूड वेब। अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। अभी जो स्नेक है, उसको सिर्फ और सिर्फ हॉक खाता है क्या? नहीं, उसको ईगल भी खाता है, उसको पिकॉक यानी मोर भी खाता है। तो ये भी इस फूड चेन से कनेक्ट हो जाएगी। फिर पिकॉक और किसी किसे खाता है, वो चीजें भी कनेक्ट हो जाएगी। पिकॉक को कौन खाता है, वो भी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या बन गया? फूड वेब बन जाएगा। मतलब फूड चेन को अगर हमें फूड वेब में कन्वर्ट करना है तो उसके रिलेटेड और फूड चेन्स हमें उससे कनेक्ट करनी होगी, तो हमें क्या मिलेगा? फूड वेब मिलेगा। ये सारी बातें आपको हो चुकी है पहले, आपको 9th स्टैंडर्ड में सारा हो चुका है, बस हमें रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इकोसिस्टम रिव्यू। इकोसिस्टम रिव्यू का मतलब क्या है? इकोसिस्टम मतलब हमें पता है क्या है? परिसंस्था। रिव्यू मतलब उसका हम पुनरावलोकन करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड में भी इसका एक पार्ट दिया गया है, इसलिए बोला है इकोसिस्टम रिव्यू, परिसंस्था का पुनरावलोकन। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर, जो मैंने आपको अभी बताया था। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर और उनका जो इंटरैक्शन है, उनका जो परस्पर संबंध है, इनसे क्या बनती है? इकोसिस्टम, इनसे बनती है परिसंस्था। ईच फैक्टर इन इकोसिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर फैक्टर इकोसिस्टम का, हर कंपोनेंट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसमें निभाता है?
फूड चेन में या फूड वेब में, ऐसा हम बोल सकते हैं। चल क्या क्या आता है इकोसिस्टम में, बायोटिक और रोबोटिक कंपोनेंट आते हैं। अभी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है, हर्बिवोर्स लाइक डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, ईटीसी फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स एंड दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एक प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करते हैं, क्या है, हर्बिवोरस। उसके बाद क्या आता है, प्रीडेटर्स लाइक लॉयन एंड टाइगर। प्रीडेटर मतलब भक्षक, जो कि हर्बिवोरस को खाते हैं। अभी कई जगह पे ये टर्शरी कंज्यूमर हो सकते हैं, कई जगह पे एपेक्स कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हुए, कंपोनेंट ऐसा हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम के, और हर किसी का महत्व होता है। अभी आप लोग सोचोगे हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में और क्या क्या होता है, बटरफ्लाईज होती है, और क्या होता है, कुछ क्या बोलते हैं हम, टर्माइट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डंग में प्रेजेंट होते हैं। मतलब टर्माइट्स मतलब वाल्वी होती है, शेन कीड़े, जो शेन के अंदर कीड़े रहते हैं वो होते हैं। कुछ गंदी जगह पे मिलने वाले कीड़े, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फिल्थी प्लेसेस, अस्वच्छ जगह पे मिलने वाले कुछ कीड़े आया, ये भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। क्या वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका कुछ महत्व है? हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया, हर एक कंपोनेंट, हर एक फैक्टर इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट है, उनका भी अपना अपना महत्व है। अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, डिकम्पोजर्स जो हमने देखा था, फंगाई या फिर बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोज करते, विघटन करते, इसलिए उन्हें विघटक कहा गया है, डिकम्पोजर कहा गया है। अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो क्या होता, जो फॉरेस्ट में डेड ट्रीज, डेड एनिमल्स गिर जाते, उनका डिकम्पोजिशन होता क्या? नहीं। जो पेड़ से पत्ते नीचे गिरते, उनका डिकम्पोजिशन होता क्या? नहीं। सारा का सारा कचरा वैसे के वैसे ही रह जाता, डेड बॉडीज डिकम्पोज नहीं होती, वैसी के वैसी रह जाती, तो पूरी सब जगह क्या हो जाता, गंदगी फैल जाती। तो डिकम्पोजर्स का ये महत्व है। और एक चीज क्या होता, न्यूट्रिएंट्स फिर से हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होते। डेड बॉडी से जब न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते, कौन? डिकम्पोजर्स रिलीज करते। कब करते? डिकम्पोजिशन के वक्त। वो जब डिकम्पोजिशन करते, विघटन, तब वो कुछ न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में रिलीज करते। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होगे तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर से रिलीज होगे क्या? नहीं। तो जो न्यूट्रिएंट की साइकिल है वो हाल्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी, तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा न्यूट्रिएंट की साइकिल का, जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में देखा था, क्या? बायोजियोकेमिकल साइकिल, वो रुक जाएगी, वो टूट जाएगी, तो पूरा इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए हर एक कंपोनेंट क्या है, इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट है। जीवो जीवस्य जीवनम, अब इसका मतलब क्या है? क्या है जीवो जीवस्य जीवनम? आपको तो देख के ही पता चल गया होगा, ये संस्कृत का कुछ तो वाक्य, संस्कृत स्टेटमेंट है, जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मतलब है एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है, जीव ही जीव का जीवन है, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। अभी इसका मतलब क्या है, मैंने तो आपको और कंफ्यूज कर दिया, आपको बताता हूं। देखिए, आप एग्जांपल देखिए, टाइगर डियर को खाता है, डियर के ऊपर फीड करता है, कौन? टाइगर। तो टाइगर एक जीव है, डियर जो है हरिण, वो भी एक जीव है। तो टाइगर का जीवन क्या है? हरिण। मतलब हरिण जो कि एक जीव है, वो जीवन है किसी और जीव का, किसका? टाइगर का। तो ये बताया गया है, जीव का जीवन होता है, मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अवलंबन होता है, निर्भर होता है दूसरे जीव के ऊपर। जैसे हम फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। प्लांट भी एक जीव है, वो भी लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट एक जीव है। किसका जीवन है? प्लांट्स, एनिमल्स का, जो कि हम है एनिमल्स, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन, हम भी एक जीव है, तो हमारा जीवन है प्लांट्स। तो एक जीव का जीवन दूसरा जीव होता है, यही इसका कथन है। अब ये जो जीवो जीवस्य जीवनम, ये बेस है किसका? सारे जो फूड चेन्स है, फूड वेब, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक लेवल्स, और जो एनर्जी पिरामिड है, इन सारी चीजों का बेस है क्या? जीवो जीवस्य जीवनम। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, वो बहुत गहरा है और इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो सारा इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, फूड चेन्स होती है, फूड वेब होती है, तो इससे हमें पता चलता है जीवो जीवस्य जीवनम। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। अभी क्या बोला है, फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स कौन सी होती है, डिफरेंट कौन से ट्रॉपिक लेवल के टाइप्स होते हैं, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। याद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, आपको हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको पता चल गया होगा क्या है, कौन से प्रोड्यूसर, प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम, जो कि प्रोड्यूसर्स है। उसके ऊपर हर्बिवोरस, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर्बिवोरस मतलब जैसे हमने देखे क्या बोलते हैं हम, काऊ, कैटल्स, डियर, हॉर्स, ये हर्बिवोरस है। उसके बाद कार्निवोरस, जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। अभी कार्निवोरस को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे क्या थे कार्निवोरस, लायन, टाइगर, ये कार्निवोरस है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल ओमनिवोरस, यानी उभयहारी। थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी ह्यूमन, हम आते हैं ओमनिवोरस में, जो दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दोनों खाते, मांसाहार भी करते हैं और शाकाहार भी करते हैं, इसलिए उन्हें उभयहारी कहा जाता है। ओमनिवोरस जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। तो आपको समझ में आ गया होगा,
प्रोड्यूसर, उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और कौन कौन आते हैं वहां पे? प्रोड्यूसर प्लांट, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हर्बिवोरस, सेकंड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ओमनिवोरस। ये आपको पहले हो चुका है। व्हाट इज एनर्जी पिरामिड? अभी एनर्जी पिरामिड क्या है? एनर्जी पिरामिड इज नथिंग बट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच डिपिक्ट्स द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, वह उसका जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आकृतिबंध आराखड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पिरामिड। चलिए आपको दिखाता हूं। आपको ये क्या दिख रहा है? एनर्जी पिरामिड, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एनर्जी पिरामिड है। अभी नीचे क्या दिखाया गया है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो पानी के अंदर जो वनस्पति होती है, प्लांट्स, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। उनकी एनर्जी दिखाई गई आगे 10,000 किलो कैलोरी। उसके ऊपर जूप्लैंक्टॉन्स यानी एक्वेटिक एनिमल्स 1000 किलो कैलोरी। उसके ऊपर फिशेस 100 किलो कैलोरी। उसके ऊपर ह्यूमंस 10 किलो कैलोरी। तो ये क्या हुई? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी पिरामिड है। अभी एनर्जी कम कम होती जाती है, तो आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में आपको ये सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बताई। चलिए आप आगे देखते हैं। ये क्या दिया गया है आपको? इकोसिस्टम का एक चार्ट दिया गया है। इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स, उनके सब कंपोनेंट्स, सारा का सारा आराखड़ा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कुछ ब्लैंक प्लेसेस है यहाँ पे, कुछ एम्प्टी प्लेसेस है जो आपको भरने, फिलअप करने। चलिए देखते हैं। इकोसिस्टम अबायोटिक कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीधी बात है, इकोसिस्टम के हमें पता है 2 कंपोनेंट अभी हमने देखे, अबायोटिक और बायोटिक। तो यहाँ पे क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट। अभी अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल फैक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा? फिजिकल। और यहाँ पे क्या आएगा? केमिकल फैक्टर। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या आता है? एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट, ये फिजिकल फैक्टर है। अभी अबायोटिक कंपोनेंट के केमिकल फैक्टर में क्या आएगा? सीधी सी बात है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आएंगे। क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अभी जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है, वो फिर से 2 कैटेगरी में क्लासिफाई हुए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। और ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो ये पूरा का पूरा अबायोटिक कंपोनेंट का जो नीचे सब टॉपिक से हमने देख लिया। अभी हम जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट की तरफ। बायोटिक कंपोनेंट एटोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक मतलब स्वयंपोषी, तो यहाँ पे क्या आएगा? परपोषी। परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉपिक, तो यहाँ पे आएगा हेट्रोट्रॉपिक। अभी एटोट्रॉपिक में प्रोड्यूसर है, सही बात है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट। हेट्रोट्रॉपिक में एनिमल्स और डिकम्पोजर दिया गया है, लेकिन ये एनिमल्स नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कंज्यूमर होना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक है। एटोट्रॉपिक में प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक। हेट्रोट्रॉपिक में कंज्यूमर यानी भक्षक होते हैं, और डिकम्पोजर्स यानी विघटक होते हैं। अभी प्रोड्यूसर हमें पता है कौन है? प्रोड्यूसर प्लांट्स प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर कौन है? हमें पता है। और डिकम्पोजर्स हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं या फिर फंगाई भी बोल सकते हैं, वो विघटक है, डिकम्पोजर। अभी हमें क्या कहा है? एनिमल्स के 3 कैटेगरीज दी गई है। थर्ड वाले से आपको पहले 2 भी पता चल जाएगी। थर्ड वाला क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर के टाइप है, सीधी सी बात है। तो पहला वाला क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड वाला क्या आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और थर्ड वाला टर्शियरी कंज्यूमर। तो इकोसिस्टम का पूरा का पूरा चार्ट हमने देख लिया। सीधी सी बात, अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट। केमिकल फैक्टर में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। फिर से न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्लासिफाई हुए। इनऑर्गेनिक में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अभी हम बायोटिक कंपोनेंट में देखेंगे एटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, स्वयंपोषी और परपोषी। एटोट्रॉपिक में प्रोड्यूसर, उत्पादक, जैसे कि प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक में कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर मतलब भक्षक, डिकम्पोजर्स मतलब विघटक। कंज्यूमर में एनिमल्स आते हैं, डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया। अभी जो एनिमल्स फिर से 3 टाइप, या फिर हम कंज्यूमर के फिर से 3 टाइप्स बोल सकते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप आगे देखते हैं। अभी ये क्या दिया गया है, पहले तो पढ़ लेंगे हम क्या है ये। पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy fields to feed up upon grasshoppers. And snakes are also present therein to feed upon their favorite food, frogs. क्या है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको डाटा दिया गया है, इससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देना है। आपको इस केस की स्टडी करनी है कि ये क्या है। चलिए देखते क्या बोला है। पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। जो वेरियस स्टेट है साउथ इंडिया के यानी दक्षिण भारत के, वहां पे क्या कल्टीवेट होता है, वहां पे किसका उत्पादन किया जाता है, पैडी का। पैडी मतलब भात, हमें पता है भात जो तांदुल होते हैं, राइस, वो होता है पैडी। साग भी बोलते हैं उसे, साग, तो उसकी खेती की जाती है कहाँ पे, स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां पे बहुत ज्यादा पैडी की कल्टीवेशन यानी फार्मिंग की जाती है।
पैडी फील्ड्स आर फ्रिक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रासहॉपर्स। क्या बोला है, पैडी की जो फील्ड है, पैडी की जो खेती है साग की या फिर भात की, हमें भात पता है तो हम भात बोलेंगे, भात की जो खेती है वहां पे किसका अटैक होता है फ्रिक्वेंटली, ग्रासहॉपर का। जो हमने अभी देखा था फूड चेन में ग्रासहॉपर, वो क्या करते हैं ग्रासहॉपर, वो प्लांट को खाते, अभी वो ग्रास को खाते इसलिए ग्रासहॉपर, वो पैडी को भी खाते, तो ग्रासहॉपर का उसके ऊपर अटैक होता है। सिमिलरली फ्रॉग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड्स टू फीड अपॉन ग्रासहॉपर्स। और ग्रासहॉपर को खाने के लिए वहां पे फ्रॉग्स भी है, फ्रॉग्स मतलब बेडूक, जो मड में चिक्कल में बेडूक भी होते हैं वहां पे, क्योंकि ग्रासहॉपर को खाने के लिए। एंड स्नेक्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर इन टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। और वहां पे स्नेक्स भी होते हैं, सांप, क्योंकि वो किसको खाते, फ्रॉग को खाते, उनका फेवरेट फूड है फ्रॉग, तो उससे खाने के लिए, फ्रॉग को खाने के लिए वहां पे कौन है, स्नेक भी है। इससे हमें क्या पता चला, सिंपल, पैडी की फील्ड है, पैडी को खाने के लिए ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर को खाने के लिए क्या है, फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स को खाने के लिए स्नेक है। तो सिंपल सी क्या बन गई, ये फूड चेन बन गई। अभी आपको नीचे एक पॉइंट दिया गया, क्या, हाउएवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ सडन, अगर अचानक से एकदम से फ्रॉग की संख्या कम हो गई, या फिर हम बोलेंगे फ्रॉग सारे के सारे खत्म हो गए या उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई एकदम से, तो आपको कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आपको आंसर देने हैं। क्या पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप, अगर फ्रॉग की एकदम से संख्या कम हो गई तो पैडी के क्रॉप के ऊपर क्या असर होगा, पैडी के जो क्रॉप होते हैं उनके ऊपर क्या असर होगा, जो भात का पीक है या फिर हम बोल सकते हैं तांदूल या फिर हाँ भाती बोलेंगे, उसका जो पीक है उसके ऊपर क्या असर होगा। पहले तो ये फूड चेन है, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा कौन सी फूड चेन है, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये ग्रास है। अभी हम ग्रास नहीं कंसीडर करेंगे, इसे क्या कंसीडर करेंगे, पैडी। ये पैडी है जो खुद का फूड खुद बनाती है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर ग्रासहॉपर डिपेंड है, ग्रासहॉपर के ऊपर फ्रॉग जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है। अभी ये फूड चेन है। अभी आपको क्या बोला है, अगर फ्रॉग एकदम से कम हो गए, हमें क्या करना है, फ्रॉग को कैंसिल करना है, मतलब एकदम से फ्रॉग की संख्या कम हो गई, अचानक से फ्रॉग खत्म हो गए सारे, ऐसा भी हम बोल सकते। तो पैडी के क्रॉप के ऊपर क्या असर होगा पूछा गया है, पैडी के क्रॉप के ऊपर क्या असर होगा, सोचिए। अगर सारे के सारे फ्रॉग अचानक से खत्म हो जाएंगे तो जो ग्रास हॉपर है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। अगर फ्रॉग खत्म हो गए तो ग्रास हॉपर को खाने वाला कोई है क्या, नहीं, खेतों में कोई ग्रास हॉपर को खाएगा क्या, नहीं, तो ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ने से क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैडी की फील्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करेंगे मतलब वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा अगर उनकी संख्या हो गई तो उन्हें खाना भी ज्यादा लगेगा, तो पैडी को खाएंगे, तो पैडी का क्रॉप क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब हम बोल सकते हैं खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें उत्पादन मिलेगा क्या, कुछ उससे कुछ प्रोडक्टिविटी होगी क्या, नहीं, सारी की सारी फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो हमें पता चला फ्रॉग की संख्या कम होने से ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ रही है और इसीलिए पैडी की क्रॉप के ऊपर उसका बुरा असर हो रहा है, पैडी की क्रॉप बर्बाद हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच इंक्रीज। अभी फ्रॉग अगर कम हो गए तो कौन से कंज्यूमर कम होंगे, कौन से कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। पैडी जो है प्रोड्यूसर है, जो ग्रास हॉपर है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग यानी सेकेंडरी कंज्यूमर और स्नेक यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर है। यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या एकदम से कम हो रही है, तो इसका असर क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। अगर सेकेंडरी कम हो जाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या बढ़ जाएगी। और जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो किन्हें खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर यानी यहाँ पे फ्रॉग, उनकी संख्या कम हो रही है, तो टर्शियरी कंज्यूमर यानी स्नेक, उनको फूड मिलेगा क्या, उनको खाना मिलेगा क्या, नहीं, उनको कोई खाना नहीं मिलेगा, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग की संख्या यहाँ पे कम होती है तो जो ग्रास हॉपर है यानी प्राइमरी कंज्यूमर उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जो टर्शियरी कंज्यूमर है स्नेक, उसकी संख्या कम हो जाएगी। अभी स्नेक के लिए सिर्फ फ्रॉग ही फूड होता है क्या, नहीं, वो रैट को भी खाता है, कुछ अंडे भी खाता है पंछियों के, दूसरा भी फूड है उसके लिए, लेकिन हमें सिर्फ इस फूड चेन के बारे में कंसिडर करना है, हमें सिर्फ इस फूड चेन के बारे में देखना है, हमें उस सिर्फ पैडी की फील्ड है वहां की बात करनी है। तो हमें इससे क्या पता चलता है, स्नेक की संख्या कम हो जाएगी। व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम पे इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। ओवरऑल इफेक्ट मतलब अगर हम पूरा का पूरा देखें, ये चित्र जो हमें दिखाया गया है, पूरी की पूरी जो खबर है, इससे हमें क्या पता चलेगा इकोसिस्टम पे क्या असर होगा इसका। देखिए फ्रॉग की संख्या कम हो रही है तो ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ जाएगी, ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ेगी तो पैडी की फील्ड बर्बाद हो जाएगी, वो सब पैडी खा जाएंगे। स्नेक कम हो जाएगी क्योंकि स्नेक के लिए खाना नहीं मिलेगा। अभी स्नेक कम होंगे तो क्या होगा, जो रैट दूसरे रोडेंट्स है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर एक भी कंपोनेंट, एक भी फैक्टर इकोसिस्टम का या फिर हम बोल सकते हैं फूड चेन का कम हो गया या ज्यादा हो गया तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम पे उसका असर होता है।
पूरी की पूरी फूड चेन छोड़ो, फूड वेब पे उसका असर होता है, इकोसिस्टम पे उसका असर होता है। पूरी इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। इसलिए ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। आज हमने क्या सीखा, इन इकोसिस्टम का हमने रिव्यू किया, पुनरावलोकन लिया और कुछ रिकॉल की चीजें जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे भी हमें वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।